मैं जिस शख्सियत को अब दावत देने जा रहा हूँ, इनसे हमारे अकाबिरीन और इनके अकाबिरीन का एक रिश्ता एक तवील अरसे से है। मैं ज़ैन शाह सिंध यूनाइटेड पार्टी और वारिस से तुंजू सैयद, मुंजू सैयद, जेम्स सैयद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायदीन असफंद बाहर गए हैं, मेरा ख्याल है आ जाएंगे। आप शाही सैयद साहब, आज हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क के और इस इलाके के और दुनिया के 20वीं सदी के जो कायदीन हैं, जिन्होंने अपने नज़रियात, अपने किरदार और अमल से साबित किया कि वो विजनरी भी हैं, इंसान दोस्त भी हैं और कौल और फ़ैल में हमआहंगी का एक मुजस्मा थे। साईं जीएम सैयद ने उनके लिए काफ़ी चीज़ें बोली हैं, लिखी हैं। मुझे मौका मिला था 2 साल पहले बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, उधर मैंने तफसीली बातें की थी। आज 2-4 मिनट में ख़त्म करते हैं, क्योंकि साईं जीएम सैयद उनके यकीनन दोस्त तो थे लेकिन मदाह भी थे और उनको कायद भी मानते थे। और उसका उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अपने किरदार का मुजस्मा, सादगी का पुतला, एक मिसाली कौमी कारकुन, अदम तशद्दुद की प्रचार करने वाले और वो बहादुर आदमी थे, आदमी हैं, उस वक्त हयात थे जब इन्होंने लिखा है, हयात हैं। ये वो बहादुर आदमी हैं जो ज़मीन नौ पे किसी ताकत से नहीं डरता। तो ये है साईं जीएम सैयद के अल्फाज उनके लिए। और उनकी जिद्दोजहद, अवाम की बेहतरी, महकूमी से निजात और कौमी तशख़्ख़ुस की थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौल व फ़ैल की हमआहंगी से ऐसे गुजारी और सादगी से ऐसे गुजारी, जिस पे काफ़ी दोस्त पहले भी बोल के गए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन हमने जो देखी चीज़ें, ये जो कह रहे थे दोस्त हमारे कि पता नहीं कितने जोड़े पहनते, हमने उनको खुद धोते हुए देखा सन में। और साईं जीएम सैयद से उनकी जो मुलाकातें हुई और दूसरे अस्पताल में, वो उस पर भी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनके उसूल ये थे कि साईं जीएम सैयद ने कहा, सलाम किया, फिर कहा कि भाई बादशाह खान आप आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपकी तबीयत पूछने के लिए आया हूँ। वो अस्पताल में थे, तो कहा कि कुछ देर के बाद कहा कि अब मुसीबत में कैसे जान छुड़ाएं। उस वक्त 38 साल हुए थे या कितने हुए थे। तो साईं ने कहा कैसे जान छुड़ाएं इनसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसूल की बात है, जान तो छुड़ाएंगे लेकिन पहले जो खाया है उसका हिसाब दें। तो उसूल पर इतने थे कि किसी चीज पे भी यानी छोड़ने का या हिसाब किताब से दूर नहीं थे। उनकी सियासत, क्योंकि उनकी बात आज कर रहे हैं और उनको लेके चलना है सियासत को, तो एक बड़ी अमानत है जिसमें अपने किरदार, अपनी बेलौस जिद्दोजहद जो जाती नफ़े पे ना हो और उसूलों पे हो, वतन दोस्ती पे हो और मुफाहमत और मसलियत जैसे अल्फाज उनके लिए मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल करना ही गलत और बेसूद होगा। एक मर्तबा, ये मैंने बार बार कहता हूँ, असफंद यार वली का इंटरव्यू आया था कि उन्होंने कहा कि सर
आप मफाहमत में जा रहे हैं, अभी नहीं, इट वॉज अबाउट 15 years बैक, मफाहमत में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मफाहमत वाली सियासत दुरुस्त नहीं होती। मफाहमत और बेगैरती में इतनी बारीक धार होती है, जो मफाहमत में घुसते हैं उनको पता नहीं चलता किस वक्त वो पास करके चले गए। तो इस मुल्क में जो आज हमारे मसाइल हैं, इनमें अगर हम खुद देखें कि जिस पे दोस्त पहले भी बात करके गए हैं काफी, कि डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक की ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है। अथॉरिटेरियन रूल अमलन है, भले हम जो भी कहें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो है, लेकिन जिस तरफ जा रहा है कि ये एक नुमाया मसला है जो पाकिस्तान के लिए है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मफाहमत या मसलियत में उसकी तरफ चली जा रही हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीमें होती जा रही हैं ये सारी उसकी तरफ जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जा रहा है और अथॉरिटेरियन रूल मजबूत होता जा रहा है। तो इस मफाहमत में जाना, मेरा ख्याल है कि हमारे लिए हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। रजा रब्बानी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ साल पहले, हम इनको सुनते हैं, इनके मदाह हैं, आंसू बहाते हुए एक वोट दिया था कहा था कि मैं आंसू बहाते हुए, यानी लफ्ज बोला कि मैं वोट दे रहा हूं एक्सटेंशन का। तो आदमी को एक फैसला करना होता है जिंदगी में कि किस तरफ जाना है, किधर खड़ा होना है। ये हर आदमी पे आता है। ये खान गफ्फार खान पे भी आया था, ये जीएम सैयद पे भी आया था। ये जो भी उसूल परस्त सियासतदान होते हैं या जो भी होते हैं, ये एक लम्हा होता है, आप इधर जाते हो या उधर जाते हो। तो जिंदगी का फलसफा, उसूलों का फलसफा इस पे है, जो खड़े रहते हैं वो सदियों तक जीते हैं, जो मसलियत करते हैं वो 4 दिन की हुक्मरानी करते हैं। तो ये है जो हमने सीखा है। दूसरा, जो महज़ूब मुल्क हैं, जिस तरफ दुनिया गई है या चल रही है, जिसकी तरफ हमारी न्यू जनरेशन जाना चाहती है पिछली सदी से लेकर, जिनको हम यूरोप या अमेरिका या दूसरे जिन पे तरफ जाना चाहते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक और सॉफ्ट स्टेट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वाली स्टेट्स हैं। लेकिन हम जो जा रहे हैं, दूसरा जो जा रहे हैं, वो ऐलानिया है कि सॉफ्ट स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, और अमलन सियासत पे पाबंदी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ये मौका मिला है अमन कॉन्फ्रेंस, बादशाह खान की अमन कॉन्फ्रेंस करने का, लेकिन मैं अगले हफ्ते इधर करना चाहूं, जीएम सैयद अमन कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। ये अब्दुल खालिक जूनियर जो बैठा हुआ है, इसको प्रेस क्लब से धक्के देके निकाल दिया गया, मना कर दिया गया, पिछले हफ्ते की बात है। इस हॉल के सामने हमने 28 अगस्त को जलसा रखा था, हमें नहीं करने दिया गया। 144 नाफिज है और वो सिलेक्टिव है। तो हम, यानी बुनियादी डेमोक्रेटिक जो हमारे राइट्स हैं वो हमें आजाद नहीं है। तो दूसरा ये कि हमें सिलेक्टिव चलना है और अथॉरिटेरियन रूल में चलना है, ऑटोक्रेसी में चलना है। फिर कभी कहते हैं मार्शल लॉ, तो यकीनन हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन कभी फिर कहते हैं कि नहीं प्रेसिडेंशियल रूल। देखें, ये फेडरेशन है, फेडरेशन फेडरेटिंग यूनिट्स की है, और फेडरेटिंग यूनिट्स में यही पार्लियामानी सिस्टम आइडियल है जो चल रहा है। और इसमें ये बात करना मेरा ख्याल है कि बुनियादी फेडरेशन के तस्वुर के खिलाफ है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के इस जो मौजूदा पार्लियामानी सिस्टम है इसको ही बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन ये अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक जो बन गया है इन तरमीमों के साथ, 27 तरमीमों के बाद, ये इस हैसियत में हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरा कि हमारे जो एक तो रूल, दूसरा ये कि इसमें जो 2023 में 3 मार्च को जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की आइन में तरमीम की गई,
जिसको SIFC कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये अमलन फेडरेशन के तस्वुर के मावराए आइन है। तस्वुर पूरे रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं, एक अदर सेक्रेटेरिएट है, फैसले वो करेगी। तो वसाइल का कंट्रोल और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक आदमी के इशारे पे चलने का, दूसरा जो जिस पे मैंने बात की, और तीसरा बुनियादी हुकूक, जलसा जुलूस और ये करना, ये हमारे लिए अभी ये सिंध में मुमकिन नहीं है। मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने बात रख रहा हूं। साईं GM सैयद की सालगिरह होती है, ANP के जो भी सीनियर वर्कर हैं सब पिछले 40 साल में गए होंगे किसी ना किसी सूरत में, जो हैदराबाद या कराची में रहते हैं। गफार खान आए, असफंदियार वली भी आए, और आज ये एमएल को भी दावत इंशाल्लाह देंगे कि वो भी अगले साल अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे। लेकिन हमें इजाजत नहीं थी, हम पब्लिक नहीं आ सकती। वर्कर्स 2-4 दिन 8-10 दिन से गिरफ्तार होना शुरू होते हैं, बाकी वो समझते हैं कि ये हमारा मिशन है, हमें पहुंचना है। फिर वो रोड से आए, मोटरसाइकिल से आए, कश्ती से आए, लेकिन सब पहुंचते हैं। ये है जमहूरियत के हम एक दिन नहीं मना सकते। तो खुद देखें, इसमें ये हमारे लिए नहीं, हर कोई अपने ऊपर सोचे, इस किस्म की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। सब पार्टियों की तरफ से इलेक्शन सवालिया है कई दिहाइयों से। फिर कभी कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं, कैंगरू कोर्ट्स तो हैं, लेकिन ये इलेक्शंस जो हैं इंजीनियर्ड इलेक्शंस हैं, कोई क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है, और उसकी बदतरीन शक्ल अभी भी हुई है। तो क्या ये काबिल कबूल है क्या? तो पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम, शफाफ इलेक्शंस होना, ये पाकिस्तान का अभी मसला हल नहीं हो सका। फेडरल सिस्टम में हमने अपने रिसोर्सेज सेंट्रलाइज किए हैं, और हम उन तरमीमों पे, SIFC पे साइन कर चुके हैं। माजरत से खाऊं, लेकिन ये चीजें सेंट्रलाइज होती जा रही हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी NFC से निकाल दी। NFC पे जो कवर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, उस पे सवालात उठा के तरमीमों की बात की जाती है। एक दूसरा NFC से को छोड़ के जो 239(4) है, जो सूबों को की बाउंड्री ऑल्टर करने की जो बात है, वो सूबों की 2/3 मेजॉरिटी के पास है। उसको छेड़ के नेशनल असेंबली को ये पावर देने की बात फेडरल मिनिस्टर्स कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी, कम से कम ये बुनियादी हमें जोग्राफिकल तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारे रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ हो, डेमोक्रेसी जो हमें बात करने, जलसा करने और मीटिंग करने की भी इजाजत नहीं है। मैंने आपके पीछे कहा कि आज अमन खान कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन अगर GM सैयद कल करेंगे तो हमें इजाजत नहीं है। हमें इतनी इजाजत है सियासत की। तो इस टाइप की जो पॉलिटिक्स है, तो कैद खाना महसूस होता है, और एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। अब इसमें से कैसे निकलें, क्योंकि अब मैं आपसे बात करता हूं ये एक पैकेज है। गफार खान एक ऐसा मिसाली किरदार है, जो एक पैकेज है जिसके लिए वो पूरा मुसल्लत होता है। उसके फायदे भी और उसके नुकसानात भी अगर आप समझें, किसी को वो अच्छे नहीं लगते थे तो वो भी अपनाने पड़ेंगे। और फिर उसूलों पे, क्योंकि वो विजनरी भी थे, तो उसूलों पे खड़े रहते थे। उसके लिए 3 दिहाइयों से ज्यादा कैद काट ली, लेकिन वो उधर से नहीं हटे। उन्होंने पार्टियां बनाई, दोस्तों ने बता दिया। पाकिस्तान बना, कायदीन सारे हयात थे। पाकिस्तान पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो कैसे करते थे भाई? हमारे बड़े खान गफार खान है, GM सैयद उसके पीछे, दूसरे उसके पीछे। एतमाद क्या? डेमोक्रेटिक, सेकुलर, और जो है लोगों के इंसाफ, समाजी इंसाफ,
या अपने मुआशी बराबरी, ये था। 6 साल बंद कर दिया सबको, ऐसे ही। तो कायदीन की ये पोजीशन है। तो साईं जीएम से ने आपको ये कर रहा हूं, तो और उसी बुनियाद पे खड़े रहे वो। अगर आजादी पसंद थे अंग्रेजों के, तो भी अपने उसूलों पे खड़े रहे, विजनरी थे और आखिर तक खड़े रहे। तो इसीलिए हमें खुद फैसला करना होगा, क्योंकि हमारी सियासत किसी हद तक साथ रही, फिर अलग भी रही है, तो उसमें हमें एतमाद है। लेकिन अगर रास्ता निकालेंगे तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक और वफाकी रियल सिस्टम, जिसमें उसकी वफाकी इकाइयां खुद मुख्तार हों, उसकी तरफ जाना है। और जो कवानीन बन रहे हैं, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं उनको आप वोट नहीं करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। इंशाल्लाह पूरे मुल्क को अच्छा करके चलाएंगे।